नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल चुनाव में अभी 5 महीने का वक्त है, लेकिन तू में अभी से शुरू हो गई है। ये अगर रास्ता नहीं रुकता है तो फिर दिसंबर नवंबर तक ये समझ लीजिए कि चुनाव में कड़वाहट बढ़ेगी और जो बयानबाजी है वो बहुत ही निचले स्तर तक जाने वाली है। आज हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तो चुनाव के बिगुल बजे नहीं हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कमलनाथ के बारे में कहा कि वो 84 दंगे के आरोपी हैं और कभी भी जेल जा सकते हैं। बदले में फिर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये जो तू में है, ये कहीं ना कहीं राजनीति को दिक्कत में पैदा करेगी और साथ में जो कार्यकर्ता नीचे काम कर रहे हैं वहाँ भी झगड़े की स्थिति बनेगी। तो हो सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमको विधानसभा के साथ साथ मतदान केंद्रों में कांग्रेस बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में लड़ते भी दिखाई पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बी.डी. शर्मा को घेरा है। उन्होंने अपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ससुर और पत्नी को नियम विरुद्ध नौकरी देने तक के आरोप लगाए हैं। अब ये बात चली है तो फिर लगता है कि दूर तक जाएगी। चर्चा शुरू करते हैं इसके पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस निजी बयानबाजी में किस स्तर की बातचीत की है और मामला कितना नीचे तक गया है। सुनते हैं नेताओं की जुबानी। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी रार के कारण नेताओं में तकरार बढ़ती जा रही है। चुनावी फायदे के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले के साथ एक दूसरे के निजी जीवन पर भी आरोपों की बौछार हो रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा पर अपनी पत्नी और ससुर को सरकारी पदों पर लाभ देने का आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जबलपुर के बी.डी. शर्मा जी, जबलपुर में इनकी ससुराल है। आपने आपकी पत्नी जो जबलपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी, उनको यहाँ से ले जाके किस हैसियत से, किस नैतिकता के साथ आपने जब भोपाल में ऊंचे पद में बैठाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कोई अगर राजनीति में है तो क्या उसके परिवार को नौकरी करने का हक नहीं। मान ये तिलमिलाए हैं पूरे कांग्रेस वाले कि जिस तरह से इन्होंने अनगढ़ आरोप हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए और इनके वक्तव्य इतने छोटे हैं कि जनता सब जान रही है। ये तिलमिलाए हैं, इनके जमीन इनके नीचे से सरक गई है, इसलिए इस तरह के अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। मैं इनके तथ्यों को चुनौती देती हूँ। यदि इनमें ताकत है, कांग्रेस वालों में ताकत है, तो ये सामने आकर पहले कोर्ट में जाए। यदि कोर्ट से इनको न्याय नहीं मिलता है तो जनता की अदालत में जाए। यही नहीं, बी.डी. शर्मा ने सीधे पीसीसी चीफ कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख दंगों में कमलनाथ के आरोपी होने की बात करते हुए उनके जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी। 84 का दंगा इस देश पर कलंक है। हजारों सिख भाइयों को नृशंस हत्याएं कर दी गई। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता मात्र नहीं, ये गुंडे और अपराधी थे, आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जगदीश टाइटलर जो कमलनाथ जी के मित्र हैं, आज उनको सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जेल जाएंगे। और तीसरे सस्पेक्टेड मित्र इस मध्य प्रदेश के कमलनाथ के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी भी रडार पर हैं। बी.डी. शर्मा के आरोपों पर जवाब देने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद सामने आई। उन्होंने कहा कि बी.डी. शर्मा ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली के सिख दंगों में कभी भी उनका नाम सामने नहीं आया, ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ बचा नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई, पर बी.डी. शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम है उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। 1984 से अब तक 38 साल से उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। भाजपा एफआईआर डालना चाहती है, क्या मजाक बना रहा है।
कमलनाथ के इस बयान पर एक बार फिर बीडी शर्मा सामने आए। उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को अपने खिलाफ आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए दिल्ली दंगों को लेकर कमलनाथ पर लगे आरोप दोहराए। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी, आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई विकट होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं चूक रहे। नीतियों के बाद अब चुनावी जंग में निजी हमले भी शुरू हो गए हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर निजी हमले भी कर रहे हैं। देखना ये है कि ये जंग आगे कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ID24। तो हम सब ने सुना कि किस तरह से मामले निजी स्तर पर जा रहे हैं। अदालतों में जाने की बात हो रही है, उसके बाद जनता की अदालत में भी जाने की बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ये तल्खी, ये कड़वाहट अगर इस स्तर की है तो फिर चुनाव तक स्थिति और भी बातचीत के मामले में बिगड़ेगी, कटुता बढ़ेगी और जहरीले बयान शुरू होंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार के साथी कमल राठी जी, और हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं देवदत्त दुबे जी, और बहुत जल्द जुड़ेंगी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी स्काइप पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, चुनाव तो खूब होते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव होते हैं। अब ये जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में, आपको लगता है कि जो स्थिति अभी दिख रही है ये संकेत कर रही है कि चुनाव में किस तरह की भाषा, किस तरह की कटुता, किस तरह की तल्खी और तीखापन सुनाई पड़ेगा? क्योंकि निजी स्तर पर बातचीत हो रही है, निजी स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोई नीतिगत बात नहीं हो रही कि मध्य प्रदेश के भले के लिए क्या किया जाएगा, क्या उनकी योजनाएं भविष्य की, अगर कोई घोषणाएं हो रही है तो बजट कहां से आएगा, कहां से वो अर्थ की व्यवस्था करेंगे और किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि हम किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, बात कर रहे हैं कि हम सस्ती बिजली देंगे, बात कर रहे हैं कि बहनों और बेटियों को हम पैसा देंगे, लेकिन कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए कोई भी राजनेता, कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। और अब उस विषय को छोड़कर निजी स्तर पर आ गए हैं कि आपकी पत्नी को लाभ मिल गया है, आपके ससुर साहब को लाभ मिल गया है, फिर 84 के दंगों की बात हो रही है। 84 के दंगे अब बुरी बिस्तरी बातें हो गई है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये सब चीज़ें हरी हो जाती हैं, ताज़ी हो जाती हैं। आपकी राय कि सियासत में जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जुबान को किस तरह लगाम लगाएं और राजनीति को ऐसा करें ताकि पंचायत स्तर के जो लीडर हैं, जो सरपंच और पंच के चुनाव लड़ते हैं, वो अपने नेताओं से कुछ सीखें और सबक लें? आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वे बड़े अभूतपूर्व होंगे, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही दलों को सत्ता में आने की बेताबी है, एन के इन प्रकरण आने की बेताबी है मैं कहूँगा, क्योंकि कोई भी किसी भी मुद्दे पे पीछे नहीं रहना चाहता। इसके पीछे ये कि 2018 का परिणाम है, जब 15 वर्षों के बाद कांग्रेस सरकार में आई थी तो वो सोचती कि हम फिर आ सकते हैं, हमारी सरकार गिराई गई है, और भाजपा ये मान के चल रही कि हमारी कुछ चूक हो गई थी जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हुए थे, हम फिर आ सकते हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ हमेशा शालीन वक्तव्य के लिए जाने रहे, शिवराज सिंह भी हमेशा इस तरह के वार करने के लिए नहीं जाने जाते रहे। लेकिन जब ये दो शालीन नेता भी अपनी आपा खो बैठे हैं, इससे ही समझ में आता है कि किस तरह दिशा में ये चुनाव जा रहा है। और घोषणाओं की तो आप देख ही रहे हैं कि नीलामी बोली जैसी लग रही है कि हम 1000 देंगे लाडली बहना को, तो हम नारी सम्मान को 1500 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, 200 यूनिट तक हाफ कर देंगे। फिर इधर हम छात्रों का अभी तक बच्चियों को स्कूटी दी जाती थी, अब छात्रों को भी दी जाएगी। तो मतलब अभी ये घोषणाएं बहुत बढ़ेंगी, कमर के नीचे बार भी बढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ होगा, ये जीत जाएगा, एक दल सरकार में आ जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र हारेगा, वो जनता हारेगी
जो अपने नेताओं से उम्मीद करती है कि एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें, क्योंकि इन्हीं का अनुसरण करना पड़ता है जनता को। और ये तो नेतृत्व करता है, मुखिया मुखसो चाहिए की तर्ज पर। इनको इतनी जीत की चाहत नहीं होना चाहिए, कुछ मूल्यों की भी चाहत होना चाहिए, कुछ सिद्धांतों की, कुछ प्रदेश की भी चिंता होना चाहिए कि आखिर हम उसको और कितना कर्ज में डुबोएंगे, कितना बदहाली पे ले जाएंगे, कितना हम मतदाताओं को लुभाएंगे। मतलब ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। एक तरह से एक मर्यादा, नैतिकता, ये सब मूल्य बचे रहना चाहिए। मतदाताओं को कुछ पुरुषार्थ के आधार पर भी निर्णय करने का मौका दीजिए, कि अन्यथा प्रलोभन ही देंगे। और मतदाता को भी तुलना करने दीजिए। और हल्के आरोप लगाते हैं आप दोनों नेता, यदि अच्छी खोजबीन करें तो सबके खिलाफ कुछ ना कुछ ठोस सबूत के साथ भ्रष्टाचार के और भी कुछ आरोप मिलेंगे, लेकिन उस पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए जिस तरह की बयानबाजी हुई है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश जैसा शांति का टापू कहा जाता है, जहाँ मर्यादाएं, मूल्य स्थापित है, उन सबको बचा कर रखना बहुत जरूरी है। चुनाव तो आप कैसे भी जीत जाओ। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल ये चिंता हम सबकी है और उम्मीद करते हैं कि ये चिंता राजनेताओं की भी होगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी होगी, और इससे भी ज़्यादा जो चुनाव आयोग है वो भी इस पर बारीकी से नज़र रखेगा और जो भी बिलो द बेल्ट जाएगा उस पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन राठी जी, देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तब लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद राजनीति में ईमानदार और साफ सुथरे चेहरे फिर से आने शुरू होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन ने एक राजनीति में स्वच्छता की बात की थी, चरित्र की बात की थी, और ये भी कहा था कि इस बहाने राजनीति में जो बलशाली लोग हैं, बाहुबली हैं, वो पीछे हटेंगे और हर पार्टी अपने एक तरह से साफ चेहरे को सामने लेकर आएगी। तो ये बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक चुनाव के बाद ही फिर वही स्थिति आ गई है। अब हर पार्टी ये कहती है कि हम तो उसे टिकट देंगे जो चुनाव जीतेगा। अब उनके सामने जीतने की प्राथमिकता पहले है। पहले ये था कि उम्मीद कर रहे थे कि शायद अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद केजरीवाल और बाकी जो उनकी टीम थी, इसमें कुमार विश्वास थे और बाकी सब लोग थे, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद राजनीति में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन वही ढाक के तीन पात, राजनीति और नीचे के स्तर पर जा रही है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं लौटूंगा, अभी बात करते हैं राठी जी से। राठी जी, ये लड़ाई जो हम देख रहे हैं, अभी तो सियासत चल रही है लेकिन चुनाव तो नहीं आए। चुनाव के पहले अगर इतनी कड़वाहट और जहर बुझे तीर चल रहे हैं, आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, राजनेता जो होता है वो एक आदर्श स्थापित होता है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आरोपों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, MP MLA कोर्ट्स का भी नियुक्ति की, जिसमें समय सीमा के अंदर निर्णय देते हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि अन्ना मूवमेंट के बाद में अरविंद केजरीवाल की जो पहली बार की सरकार बनी थी, जो शुरुआती दौर था जब वो वैगनार से चलते थे, तो पूरे भारतवर्ष में कई जगह परिवर्तन दिखा। मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन दिखेगा। और फ्लैट में रहते थे जी, मध्य प्रदेश में परिवर्तन दिखा था कि माननीय शिवराज जी रात को रैन बसेरा पे भी गए और बिना पायलट फॉलो के गाड़ी पे भी चलने लगे थे। तो पूरे हिंदुस्तान में एक राजनीति में बदलाव की उम्मीद थी और लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि उसका स्तर फिर वापस गिरता गया, और इस वक्त इतना गिरा है कि अब व्यक्तिगत आरोपों के अलावा कोई मुद्दों पे बात नहीं करता कि भाई स्वास्थ्य पे क्या काम हो रहा है, शिक्षा पे क्या काम हो रहा है, या जो अन्य जनता की जरूरत के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करना पसंद कर रहा है। और लोग अर्बन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, नगर निगम में क्या काम हो रहा है, मास्टर प्लान बने कि नहीं बने हैं, पहाड़ और जंगल बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, झीलें और नदियां साफ सुथरी हो रही कि नहीं हो रही, बहुत सारे विषय। लेकिन निजी फायरिंग हो रही है, निजी आरोपों पे जा रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे आपने अर्बन की बात की, तो मैं देख रहा हूँ कि रीडेवलपमेंट के नाम से अच्छी अच्छी जगह जो संरक्षित हो सक रही है, उनको भी अब प्लाट नुमा बना के सरकार बेचने पे तुल गई है। सरकार को कहीं ना कहीं लाभार्थियों को पैसा देने के लिए पैसा चाहिए, और सरकार उसके लिए जमीनों के माध्यम से पैसा कमाना चाहती है। तो भविष्य में जो भी सरकार आए, भाजपा की आए या कांग्रेस की आए, आज आप मूलधन बेच दोगे, मूलधन को खत्म कर लोगे, तो आप काम कैसे करोगे? तो भाई पहले से ब्याज पे काम होना चाहिए, अब मूलधन पे काम हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन न राजनेताओं के लिए अच्छे होंगे, न जनता के लिए अच्छे होंगे, और इस ढंग की लड़ाई होने पे जनता को आगे आना चाहिए
और जनता को अच्छे कैंडिडेट्स को ही वोट करना चाहिए और नहीं तो नोटा को वोट करना चाहिए। तो एक बार सबक मिलेगा तो शायद इस राजनीति में कोई सफाई हो, बिल्कुल स्वच्छता है। लेकिन राठी जी, राजनेता इतने सीधे और इतने भोले भाले और इतने शरीफ नहीं हैं कि एक बार नोटा पर वोट डलेगा तो वो समझ जाएंगे। उनको पता है कि नोटा अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ जयश्री जी, राजनीति में जो लोग हैं वो अब बहुत पानीदार नहीं बचे। एक हमारे संपादक हुआ करते थे मदन मोहन जोशी जी, वो अक्सर कहते थे कि अब राजनेताओं की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि अगर उन पर भाले भी कोई मारेगा, पहले तो आप आलपिन चुबा देते तो वो तिलमिला जाते थे, अगर आप उनकी आलोचना में भाले भी चलाएंगे तो शायद वो पलटकर वापस आएंगे, उनको चुभेंगे नहीं। तो राजनीति में जो एक तरह का छिछलापन आ गया है, जो हल्कापन आ गया है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो चुनाव के पहले निजी बयानबाजी हो रही है, मुझे लगता है कि इस पर रोक की जरूरत है, क्योंकि कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की बात हो रही है, फिर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी बीडी शर्मा को घेर रहे हैं। तो ये सिलसिला अगर शुरू हुआ, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सरकार है, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं और कल वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर बातचीत का स्तर इतना होगा तो फिर हम देखेंगे कि अगस्त तक आते आते, सितंबर तक आते आते तीखे आरोप लगेंगे और मुझे लगता है कि वो झगड़ों की स्थिति पैदा करेंगे, खासतौर से कार्यकर्ताओं के बीच में। आपकी राय? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो एक किस्म का अलग राजनीति का ये दौर शुरू हुआ है और जिसमें नफरत की राजनीति है, एक दूसरे का कैरेक्टर एसोसिएशन करते हैं और जो आरोप प्रत्यारोप हैं, मतलब ये जो सोशल मीडिया के लिए ये जो ट्रेंड की बात होती है या ये जो अटैक की बात होती है एक दूसरी पार्टीज में, वो अब जब जमीन पर उतरते हैं इस तरह के बातें और मुद्दे, तो बहुत ही बदतर स्थिति है राजनीति की इन दिनों में और इससे बचना चाहिए। एक्चुअली चुनाव होने चाहिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस गरीब की बात पे जो कि आज भी आखिरी पंक्ति में खड़ा है और एक अपने लिए बदलाव चाहता है। और तमाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, उसका कमिटमेंट वो व्यक्ति है और एक आम व्यक्ति है जिसके लिए उनका एक। जयश्री जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मैंने आपको चूंकि देर से आपसे संपर्क हुआ और देर से जुड़ पाई, चर्चा हम लोग इस मुद्दे पर भी कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ताजा स्थिति ये कि बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि वो रडार पर है 1984 के सिख दंगों पर। बीडी शर्मा कहते हैं कि उनके जो साथी रहे सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर, इन सब पर तलवार लटकी हुई है। सज्जन कुमार तो जेल के भीतर है, सीबीआई टाइटलर पर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर रही है और इस पूरे मामले में कमलनाथ भी चर्चाओं में है, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। ये तो बीडी शर्मा भाजपा का बयान था। कांग्रेस ने कहा है इसको लेकर कि बीडी शर्मा अपने पति और अपने ससुर और अपनी पत्नी दोनों को सरकार में रहते हुए बेजा लाभ दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। ये एक तरह से बात है। हमको लगता है कि ये अभी शुरुआत हो रही है निजी हमलों की और ये और नीचे तक जाने वाले। जी बिल्कुल, ये इस तरह के आरोप जो हैं अगर वो राजनीति के चुनावी रैलियों में होंगे या चुनाव के पहले शुरू हो गए हैं तो फिर सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में चुनाव का माहौल या रंग क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में खास तौर पे। और ये दूसरे पर पर्सनल अटैक की जो बात है और जो मुद्दे जो है वो मुझे लगता है कि जो इशू बेस्ड रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे मैटर तो खत्म हो गए हैं राजनीतिक दलों के पास में। तो उनके लिए अब चुनाव को जीतना और ये जो जंग है अलग किस्म की, इसके लिए उन्होंने जिस तरह का एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है वो बड़ा चौंकाने वाला है और चिंतनीय है। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि जिस ढंग से कई बार चुनाव आयोग सतर्क होता है और बयानों पर भी नजर रखता है, किस तरह से प्रचार हो रहा है उस पर भी नजर रखता है, लेकिन इसके साथ जरूरत इस बात की भी कि जो राजनीतिक दल मैदान में है वो अपनी अपनी टीम के साथ आपस में जो प्रतिद्वंदी दल हैं, प्रतिस्पर्धी दल हैं, वो बैठ लें आपस में और ये तय कर लें कि कोई भी पार्टी, कार्यकर्ता, कोई नेता किसी भी व्यक्ति पर निजी हमला नहीं करेगा। नीतिगत आरोप लग सकते हैं, लेकिन निजी अगर हमले करेंगे तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। फिर चुनाव के मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे और निजी लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि अभी हमको दिख रही है। आज की हम बातचीत करें
जो कुछ बीडी शर्मा ने कहा, जो कमलनाथ कह रहे हैं, जो डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं, इससे लगता है कि राजनीति अभी और गंदी होने वाली, घटिया होने वाली है। बिल्कुल, ये चिंता जो हम और आप कर रहे हैं, यदि नेताओं ने इतनी चिंता की हुई होती तो ये शुरुआत ही नहीं होती। क्योंकि इन्हें तो मैंने जो कहा ना पहले, जीत चाहिए, कैसे चाहिए, एन के इन पे करें, हम व्यक्तिगत लांछन लगाएं, हम वो करें, लेकिन ये सभी के लिए नुकसानदायक है भविष्य में। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सभी के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, इतनी जिंदगी है, लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। आज देखते हैं कि आज हम सामने वाले को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, उसकी छवि कैसे खराब कर सकते हैं। ये जो बातें हैं, ये जो नई पीढ़ी के लिए बहुत कष्टदायी है। वो भी ऐसा सीखेंगे कि कुछ नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाओ, चुनाव जीतो। बिल्कुल। लेकिन अभी मर्यादा की उम्मीद इन लोगों से कर सकते हैं। कोई परिपक्व नेता है, 40 साल से भी ज्यादा से सांसद हैं कमलनाथ, 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, तो सबको एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, जिससे कि नई पीढ़ी इनसे कुछ सीख सके। बिल्कुल राठी जी, दरअसल जो राजनेता होते हैं वरिष्ठ, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, या मध्य देश के और बड़े राजनेता, उनके आचरण से, उनके भाषण से बाकी लोग सीखते थे। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषणों में ये कहा, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या जनसभाओं की बात करें। अटल बिहारी वाजपेयी को भी लोग बहुत आदर्श राजनेता मानते हैं, और वो कहते हैं कि जिस ढंग की संसदीय परंपरा का उन्होंने पालन किया और सार्वजनिक जीवन में जो उन्होंने अपने जीवन को जिया, वैसी शिक्षा उनके जो आचरण से मिली वो आज के नेताओं में नहीं मिल पा रही है। आपकी राय कि नेता अपने आचरण से जनता को सिखाएं या अपने कार्यकर्ताओं को कि वो किस ढंग की राजनीति करें? बिल्कुल आपकी सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जितने साल भी रहे हैं तो लोग किसी भी दल के उनको सुनना पसंद करते थे, सुनने जाते थे जी। तो आज वो चीज़ तो बची नहीं। आज हम देखते हैं कि नेता को सुनना कोई पसंद नहीं करता, आपको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। उनके लिए भीड़ इकट्ठी अपने आप होती थी, आज हम मिनी बस में भर के लाते हैं। तो और जो आप रह रहे हैं, तो ये बड़े नेता तो अपने आप में यहाँ कोई भी भाषण करें, लेकिन जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का फर्क छोटे कार्यकर्ता को पड़ता है, जो चौराहे पे, मोहल्ले में, वहाँ आपस में लड़ने लगेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आप गलत चीज कर रहे हैं जो नीचे तक गलत असर डाल रही है। अभी उन्हें दोनों को अपन बोलेंगे तो वो नहीं झगड़ेंगे, वो कमरे में मिलेंगे और एक दूसरे के काम भी कर लेंगे जी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब ना कांग्रेसियों का काम रुका, ना भाजपाइयों का काम रुकता है। जो बड़े लेवल के नेता उन सबके काम पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन छोटा कार्यकर्ता बेचारा पिस जाता है। बिल्कुल, इसी पर हम बात करेंगे। जयश्री जी, दरअसल छोटे कार्यकर्ता आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन सबको याद था कि 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, मंच पर राहुल गांधी थे, कमलनाथ थे और शिवराज सिंह चौहान भी थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि शपथ समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे या उनको बुलाया गया था। तो तब उन्होंने कहा था कि हम सब आपस में, राजनीति चुनाव के बाद सब एक हैं, चुनाव हो चुके हैं इसलिए लड़िए मत आपस में, ये मैसेज था। लेकिन अब स्थिति यह है कि लोग जिस ढंग की बातें आपस में अभी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता में डालती है और खतरा पैदा करती है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति चुनाव तक सीमित नहीं रही, उसके बाद भी राजनीति चलती रहती है आपसी एक दूसरे के खिलाफ, और वो सौहार्द था, वो माहौल, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अपोनेंट्स विरोधी यानी पूरी तरह से विरोधी, इस तरह का जो खेमा बटा हुआ है, ये हम गिरती हुई राजनीति का दौर इन दिनों देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहानियां या ऐसे दृश्य को देखना कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद है और नया मुख्यमंत्री भी शपथ ले रहे हैं, ऐसी कहानियां बहुत सुखद है और बहुत अच्छी सीन को पेश करती है राजनीति का। और मुझे लगता है इतनी परिपक्वता है इन तमाम लीडर्स में। और जो लीडर है, जो सब लीडर का मतलब ही है कि वो सबको लीड कर रहा है। बिल्कुल। तो वो अगर अपने कैरेक्टर में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ही लीड नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब है। बस यही समय आ गया मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए अपने व्यवहार के, शुचिता का, आचरण का। बिल्कुल। और यही सबकी चिंता है। और हम तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर पार्टियों ने आपस में बात नहीं की तो अभद्रता बढ़ेगी और जो शब्दों की मर्यादा वो भी टूटेगी। और देशी भाषा में कहें, आम भाषा में, तो ऐसा ना हो कि लोग आपस में गाली गलौज भी करें, अपशब्द बोले। ये चिंता है। लोग आपस में बैठ कर तय करें दल, और उम्मीद करें कि चुनाव ठीक ठाक निपटे। अभी तो समय है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी, आपका भी साधुवाद। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
चर्चा में हिस्सा लिया। ये IND24 की चर्चा राजनेताओं के बयानबाजी और राजनीतिक दलों में आ रही गिरावट को लेकर थी। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पहले आपस में सब मिलकर बात करेंगे और एक ऐसी गाइडलाइन तय करेंगे जिससे निजी हमले ना हो, राजनीति पर बात हो, नीति पर बात हो। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।